लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज़ हो चुका है। प्रथम पक्ष हम निकाल चुके हैं। अब लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम और बंदे में दम के साथ इनके कार्यकर्ता फील्ड में जुटे हुए हैं, अपनी जीत के लिए बराबर से लोगों से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे अक्षय कांति बम जी, बंदे में है दम और इस तरीके के स्लोगन आपको लेके चल रहे हैं, क्या कहेंगे? कि जिस किसी आदमी ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, लोग पहले पार्षद लड़ते हैं, फिर विधानसभा लड़ते हैं, फिर सांसद लड़ते हैं। अगर सीधे सांसद का टिकट मिल रहा है और पार्टी चाहती है कि आप नेतृत्व करो और चुनाव लड़ो और सीधे इतना बड़ा चुनाव का टिकट देना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टिकट मिलने के कारण ही लोग कह रहे होंगे कि बंदे में है दम, नाम है अक्षय कांति बम। पर विधानसभा में ये दम नहीं दिखा, जिससे आप गुस्सा भी हुए थे कुछ दिन के लिए। मैं गुस्सा बिल्कुल हुआ था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी वहाँ पे, और हर आदमी को अपने लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार होता है। मैंने भी अपनी बात रखी शायद, पर मैं वो देख नहीं पा रहा था कि जहाँ मैं 2.5 लाख लोगों का नेतृत्व करना चाह रहा था, वहीं पार्टी चाहती थी कि मैं 27 लाख लोगों का नेतृत्व करूँ। जहाँ मैं एक विधानसभा की इच्छा और तृष्णा रख रहा था, काम करना चाह रहा था, वहाँ मेरी पार्टी चाहती है कि मैं 8 विधानसभा के लिए काम करूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मतलब सब्र का फल मीठा निकला बहुत ज़्यादा। किस तरीके के मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने मुद्दों से भटक रही है, जो कि कांग्रेस उन पर बार कर रही है कि बीजेपी के कोई मुद्दे नहीं हैं। एक भगवा मुद्दा है और एक राम मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहें? भगवा कभी भी मुद्दा नहीं होता है। भगवा और जो भगवान राम है वो आस्था का केंद्र है। हर आदमी की अपनी आस्था होती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ 70 से 75% लोग सनातनी हैं, तो भगवान राम में हमारी पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। भगवान राम को नमन करके घर से निकलते हैं। भगवान हमारा धर्म का साथ है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तो कर्म करना आसान होता है। लेकिन देश के मुद्दे क्या हैं? देश के मुद्दे महंगाई है, देश का मुद्दा बेरोजगारी है। आज आप जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, मतलब का मतलब हुआ कि उस देश के 80 करोड़ लोग 2 टाइम का खाना भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत सोचने योग्य बात है, और ये आज से नहीं, पिछले 2 या 3 साल से चल रहा है, और आगे 5 साल के लिए और इसका बजट दिया गया है। तो आज आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि देश के मूलभूत मुद्दे क्या हैं, और उस मूलभूत मुद्दों पर ही चुनाव के अंदर वोट दिया जाएगा। आटे की बात हो ना हो, डाटा की तो बात हो ही रही है ना। आटा आदमी कमा पाए ना पाए, लेकिन डाटा फ्री मिल रहा है, इसलिए मोबाइल चला रहा है, और सोशल मीडिया से ही सरकारें बन रही हैं। तो क्या कहेंगे, अपना विज्ञापन ज़्यादा दिखा रहे हैं या अपने काम के विकास बता रहे हैं? आप कुछ भी दिखाएं, लेकिन आम जनता समझती है कि क्या है, जब वो अगर 100 रुपया कमाता है और 90 रुपये में भी उसके अगर घर का खाने पीने का पूरा सामान नहीं आता है, तो उसको मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है। उसको आप बोलो या ना बोलो, लेकिन वो समझता है कि जिसकी कमाई आज से 10 साल पहले 100 रुपये हुआ करती थी, उसकी कमाई आज बढ़ के 110 या 120 रुपये हुई है। कमाई बढ़ी होगी 10% या 15% या 20%। 20 जब वो 100 रुपये कमाता था तो वो 50 रुपये खर्च करता था, 50 रुपये बचाता था। आज जब वो 120 रुपये कमाता है तो वो कम से कम 125 रुपये उसको खर्च करने पड़ते हैं। 120 तो उसकी कमाई के, और 5 रुपये उधार लेके कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। आप कह रहे हैं बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, लेकिन विकास कहीं ना कहीं दिखता तो है। क्यों विधानसभा में नकार दिया गया है पूरी तरह से कांग्रेस को? आज जब भी कोई चुनाव आते हैं तो उस समय पे जो मुद्दा चलता है या जो उस समय पे बात होती है वो बड़ा हावी होता है। जबकि आप देखेंगे कि अगस्त में एक लाडली लक्ष्मी बहना योजना चालू हुई। अगर लाडली लक्ष्मी बहना का अगर फ़र्क है कि आज 1300 और 1500 रुपये महिलाओं को मिला तो उन्हें अपना आप को सशक्त माना। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनको 1500 रुपये दिए गए, महत्वपूर्ण ये है कि ये योजना कब तक चलेगी। अगर ये योजना सिर्फ चुनावी योजना है तो फिर तो ये एक तरह से आम जनता को ठगा गया है, और अगर ये आगे भी चलती है तो फिर तो शायद इससे ज़्यादा अच्छी योजना राहुल जी लेकर कि 8,500 रुपये महीना हर गरीब महिला को दिया जाएगा, 1 लाख रुपए साल। तो जो आज ये सरकार, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जो महिलाओं को देना चाह रही है, उससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा राहुल जी अपने बारे में और अपने मैनिफेस्टो में बात करते हैं। नहीं, बात हो रही है रेवड़ी की, रेवड़ी बांटी जा रही है, फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। बात होती है महिला सशक्तिकरण की। आज महिला करती, महिलाओं को काम दीजिए ना आप लोग। मेरा पर्सनल व्यू है, मैं विपक्ष से भी कहती हूँ, पक्ष से भी। आप महिलाओं के लिए काम क्यों नहीं देते हैं? पैसा देने का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। जब आप महिला को 1500 रुपये देते हैं तो वो उसके दैनिक खर्च में निकल जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं हम आपको 8,500 रुपये देंगे। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आपको देखा होगा इंदौर में समूह बहुत चलते हैं, इंदौर में महिला उद्योग बहुत चलता है। लेकिन अगर किसी महिला के पास अगर 1 लाख रुपये साल आएगा तो उसकी
उसकी दैनिक खर्चा जो है 15-20 हज़ार रुपये साल वो कर सकती है, लेकिन उसके पास 70 से 80 हज़ार रुपये वो होगा जिससे वो रोज़गार मुखी बन सकती है। वो पापड़ का काम कर सकती है, मसाले का काम कर सकती है और ऐसे काम कर सकती है जो वो घर बैठ के बाकी महिलाओं को जोड़ के काम कर सके, जिसमें वो देश की जीडीपी में भी सपोर्ट करेगी, अपने परिवार को पालने में भी सपोर्ट करेगी। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब उसको एक सम्मानजनक राशि उसके खाते में मिलेगी। इसलिए जो पैसा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दे रही है और जो पैसा राहुल जी देने की बात करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहुल जी वो लोन दे रहे हैं महिलाओं को जिसका ना ही कोई ब्याज है ना ही कोई किस्त। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सशक्त करने के लिए जैसे हम स्टार्टअप का फंड होता है 5,000 करोड़, ये एक तरह का स्टार्टअप का फंड सीधा आपको दिया जा रहा है कि आप काम करें। जो आदमी पैसा ले रहा है उसके खर्चे और उसकी तृष्णाएं बहुत कम है। उसके पास 2 पैसा आता है तो वो बचाने की सोचता है, उस पैसे से पैसा कमाने की सोचता है, और वो तभी कर पाएगा जब उसको ये इतना पैसा उसके हाथ में आएगा। इंदौर को लेके क्या मुद्दे हैं आपके? विधानसभाएं ज़्यादा हैं, 9 विधानसभा से ज़्यादा है, उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? क्योंकि आपने काम सबसे ज़्यादा 4 विधानसभा में किया है, लंबे समय से आप काम करते आ रहे हैं, अब आपको एक्स्ट्रा मिल गई है, कैसे मैनेज करेंगे? मतलब जब भी दिल्ली का चुनाव होता है तो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं और अपने जिस लोकसभा से आते हैं उसके भी अपने मुद्दे होते हैं। इंदौर के अगर मैं मुद्दों की बात करूं, इंदौर हॉरिजॉन्टल बढ़ता जा रहा है, इंदौर को वर्टिकल बढ़ाने की अब नीड है। आपको इंदौर पे वर्टिकल सिटीज़ पे काम करना होगा। इंदौर में आपको व्हीकल का पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। थोड़े दिन में व्हीकल का पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगा, उसको समझना पड़ेगा। जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और उसको संजोने की बात करते हैं हर घरों के लिए, तो जो बारिश का पानी रोडों पे बह रहा है, सड़कों पे बह रहा है, उसको आपको संजोने के लिए और भू स्तर के लिए बेटर करने की ज़रूरत है। इंदौर आने वाले समय में आईटी का हब बनने वाला है, इंटरनेशनल मैप पे होगा। तो जो 2 से 3 लाख नए लोग शहर में आएंगे, उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या हॉस्पिटल्स होंगे, क्या स्कूल्स होंगे, उन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा आपको। अब लगातार विपक्ष में और पक्ष में रूठने मनाने जैसा गेम चल रहा है। छिंदवाड़ा का नया मामला रहा, विक्रम माहा के 17 दिन वहाँ रहे, पता नहीं उनको रास नहीं आई बीजेपी। क्या चल रहा है ये? मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के मुद्दे होते हैं आने जाने के, इसके लिए जो प्रदेश स्तर के प्रवक्ता होते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता होते हैं वो पार्टी का पॉइंट ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होता नहीं है कि वो मैं बीजेपी में बात करूं तो कमलनाथ जी की भी बात आ गई थी ना बीच में कि कमलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो मीडिया का उड़ाया हुआ ह्यूमर था। इसकी सच्चाई क्या है किसे पता। तो विक्रम महाके जी तो गए ही थे ना, 17 दिन में वापस आ गए। अब वो गए थे, उनका कुछ ना कुछ, हाँ? उनका कुछ सोच रहा होगा। जब गए होंगे उनने वर्किंग देखी होगी, उनको वर्किंग नहीं जमी होगी, तो वो समय रहते वापस आ गए। काफ़ी बड़े बड़े नेता भी लगातार बीजेपी में चले जा रहे हैं। इंदौर की यदि मैं बात करूं, संजय शुक्ला जी हो गए, विशाल जी हो गए, लगातार विधानसभा में लड़े, मेयर का चुनाव लड़े संजय जी और हार गए, और उसके बाद भी बीजेपी में चले गए। क्या स्थान मिलेगा उन्हें? कांग्रेस जो पार्टी है एक समुद्र है, और समुद्र में से 2 लोटे बाहर हो जाते हैं तो समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता इधर से उधर आते हैं और जाते हैं। कार्यकर्ता आज भी स्थायी है, कार्यकर्ता आज भी अपने बूथ पे काम करता है, कार्यकर्ता आज भी अपने गली में काम कर रहा है। तो कार्यकर्ता जो है वो यथावत है, तटस्थ है। तो नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है। आप इससे कितने सहमत होंगे कि कांग्रेस का समुद्र खाली होता जा रहा है और बीजेपी का समुद्र ओवरलोड हो रहा है? समुद्र तो एक ही होता है और कांग्रेस का कोई समुद्र खाली नहीं हो रहा है। अगर लोग कह रहे हैं कि हम आज भी कांग्रेस से लोग लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब समुद्र में बहुत पानी है। आप शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से, क्या कहेंगे? इंदौर तो शिक्षा का हब है, बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर, किस तरीके से उनको माहौल बदलना चाहिए, क्या कहेंगे आप उसके लिए? इंदौर में डिग्री का और इन सब चीज़ों का तो बहुत अच्छी एजुकेशन हो ही रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक अपना बहुत नाम है। इसके अलावा जो हमको कोर पूरे देश में डेवलप किया जाना चाहिए, वो काम किया जाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। दिन में आप जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में आप रेगुलर क्लासेस डिग्री के लिए चलाते हैं, शाम को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके आप वोकेशनल कोर्सेज़ और स्किल डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं। अगर आप आदमी को पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार मुखी भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी काम होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए तो इंदौर मेडिकल टूरिज्म और हब बन सकता है। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल है, इंदौर में कोकिला बहन है, इंदौर में आज अपोलो है, राजश्री है, मैदांता है। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है इंदौर नीड्स है एम्स। इंदौर को एम्स की ज़रूरत है। अच्छा जी, बीजेपी ने कई योजनाएं चलाई, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में एक योजना आई थी अभी आयुष्मान योजना। उसमें इलाज तो फ्री होता है लेकिन देरी बहुत लगती है उसके अप्रूवल आने में। क्या कहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती तो इसमें कुछ चेंज करेंगे?
आयुष्मान का मुझे नहीं पता आपको कितना आइडिया है। जैसे आयुष्मान में अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो बाईपास का इलाज तो होगा, लेकिन बाईपास से पहले कराने के जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर कवर नहीं होता है। वही कहना चाहती हूँ, जो कमियां हैं उसमें आप क्या भरपाई? तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो आज होता है कि टेस्ट के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि आपको एंजियोप्लास्ट की ज़रूरत है कि आपको बाईपास की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी खर्चा होना चाहिए। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है उसमें 25 लाख रुपए का मेडिकल आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, उसका पूरा खर्चा उठाया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान गवर्नमेंट में चिरंजीवी योजना चल रही थी, सेम उसी लाइन पर ये वाली भी आई है योजना। इसमें आपको किसी भी चीज़ के लिए, कोई टेस्ट के लिए भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं सारी उसमें कवर होंगी। इस युवा नेता का लोगों के लिए कोई एक बात जो आप कहना चाहते हो? मैं सीधी सी बात है और इस पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ आखिरी सवाल समझ के। इंदौर मेरे लिए क्या है और मैं इंदौर को कैसे देखता हूँ। मेरे लिए जो इंदौर है वो क्लीन इंदौर है, मेरे लिए जो इंदौर है वो ग्रीन इंदौर है, मेरे लिए जो इंदौर है वो हैप्पी इंदौर है। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये थे मेरे साथ अक्षय कांति बम, और वाकई में बंदे में है दम। ये पता चलेगा जून 2024 को। समाचार गृह के लिए ऋतु साहू।